आज हम लोग इस वीडियो में किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ते हैं और किरचॉफ लॉ के अनुप्रयोग भी पढ़ते हैं, अर्थात किरचॉफ लॉ का उपयोग करके किसी जटिल वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो पढ़ें। तो जो सरल वैद्युत परिपथ होते हैं उनको हम लोग ओम के नियम से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग आज किरचॉफ लॉ पढ़ते हैं। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम वैद्युत परिपथ संबंधी कहे जाते हैं। किरचॉफ के नियम आज हम लोग किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सरल वैद्युत परिपथ होते हैं, सिंपल सर्किट जो होते हैं, उनमें ओम के नियम V बराबर IR से विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धारा को हम लोग I = V/R से ज्ञात कर लेते हैं। परंतु जो जटिल वैद्युत परिपथ होते हैं उनमें वैद्युत धारा हर प्रतिरोध में ज्ञात करना कठिन हो जाता है, इसलिए किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करते हैं। तो किरचॉफ का हम लोग प्रथम नियम पढ़ते हैं। प्रथम नियम, इसे धारा का नियम भी कहा जाता है, धारा नियम। किरचॉफ का जो पहला नियम है उसको हम लोग धारा नियम कहते हैं। तो मान लीजिए वैद्युत परिपथ में कोई पॉइंट है, वहां पर कई तार जुड़े हैं इस तरह से और इसको संधि कहा जाता है। ये जो A है वो संधि हो गई, जहां पर कई तारों से धारा आ रही है और जा रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए इस तार से I1 धारा आ रही है, इस तार से I2 धारा आ रही है, इस तार से I3 धारा आ रही है और इस तार से बाहर की ओर I4 धारा जा रही है, इससे I5 धारा जा रही है। इस तरह से कोई संधि है। तो पहला नियम है वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम शून्य होता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सिग्मा I = 0। तो ये किरचॉफ का पहला नियम है, इसे धारा नियम भी कहा जाता है। अब यहाँ संधि A पर जब मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग निकालते हैं, तो बीजगणितीय योग निकालने के लिए हम लोग जो संधि की ओर आने वाली धाराएं होती हैं उनको धनात्मक लेते हैं और जो संधि से बाहर जाने वाली, दूर जाने वाली धाराएं होती हैं उनको ऋणात्मक लिया जाता है। तो यहाँ पर संधि A पर अगर देखा जाए किरचॉफ का पहला नियम, तो संधि A पर बीजगणितीय योग निकालेंगे तो I1 धारा आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, तो इनको पॉजिटिव लेंगे और I4 और I5 बाहर दूर जा रही है, तो I4 नेगेटिव हो जाएगा, I5 नेगेटिव हो जाएगा, = 0 कर देंगे। तो इस तरह से अगर नेगेटिव वाले पार्ट्स को उधर कर लिया जाए तो आ जाएगा I1 + I2 + I3 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा I4 + I5। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इसको हम यूं भी बोल सकते हैं कि वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये है किरचॉफ का पहला। अब संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, अर्थात जो संधि की ओर जो आवेश प्रवाह की दर होती है वही संधि से दूर की ओर आवेश प्रवाह की दर होती है। इसलिए यह नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, अर्थात किरचॉफ का जो पहला नियम है वह आवेश संरक्षण पर निर्धारित है। तो ये है किरचॉफ का पहला नियम। अब हम लोग दूसरा नियम पढ़ते हैं किरचॉफ का। दूसरा नियम किरचॉफ से लगा, इसको वोल्टता नियम भी कहते हैं। वोल्टता नियम, इसको वोल्टता नियम कहा जाता है दूसरे नियम को। तो मान लीजिए कोई जटिल वैद्युत परिपथ है, सपोज दैट हम एक सेल को इस तरह से जोड़ लेंगे और यहाँ पर प्रतिरोध R1 लिख लेंगे और दूसरा एक, और इसको पास का नियम भी कहा जाता है, वोल्टता नियम या पास नियम। यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध जोड़ देंगे R2 इस तरह से, और
इन दोनों को एक जगह जोड़कर यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रतिरोध R3 जोड़ लें। सिंपल इस तरह से हम लोग करेंगे। इसका विद्युत वाहक मान लेते हैं E1 है, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इस तरह से हो जाएगा। इसका विद्युत वाहक मान लेते हैं E2 है, तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी। अब इस तरह से तो इसको बंद पास कहा जाता है। ये एक बंद पास हुआ, पास 1 कह सकते हैं हम लोग, पास 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा पास 2। इस तरह से इसमें दो बंद पास बन जाएगा। बीच वाली लाइन को ना देखा जाए तो एक बड़ा सा बंद पास हो जाएगा। तो अब जो दूसरा नियम है किरचॉफ का ये है कि वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग अर्थात सिग्मा ई उस पास के विभिन्न खंडों में जुड़े प्रतिरोधों अर्थात प्रतिरोधों और उनमें बहने वाली संगत धाराओं के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर प्रतिरोधों और धाराओं में बहने वाली संगत धाराओं के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसको कहते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम या बंद पास का नियम कहा जाता है। अब इसमें हम बंद पास के नियम में हम बंद पास इस सेकंड नियम के द्वारा इसके विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं को ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं कि E1 सेल द्वारा दी गई धारा I1 है और E2 सेल द्वारा दी गई धारा I2। तो धन सिरे से धारा बहती है और जब इस संधि पर दोनों धाराएं मिलेंगी तो संधि से दूर जाने वाली धाराएं जो होंगी वो हो जाएंगी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, अर्थात इसमें जो धारा बहेगी वह बहेगी I1 प्लस I2 और ये संधि पर आकर फिर से अपने मार्ग में चली जाएंगे। I2 इधर चली जाएगी और I1 इधर चली जाएगी। इस तरह से सर्किट पूरा हो जाएगा। अब इसमें किरचॉफ के पहले नियम का यूज करते हैं। तो अगर हम पास 1 में देखें, पास 1 में देखें तो सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। तो यहाँ पर हम लोग E1 सेल से चलते हैं, E1 सेल से चलेंगे धारा की दिशा में, जिधर को धारा जा रही है तो E1 को पॉजिटिव लेंगे। फिर जब पास में इधर आएंगे तो दूसरा सेल धारा विपरीत दिशा में दे रहा है, इसलिए माइनस E2 लिखा जाएगा। तो सिग्मा ई का मतलब है कि E1 और E2 का बीजगणितीय योग। तो यहाँ पर बीजगणितीय योग जो होगा वो E1 माइनस E2 के बराबर होगा और E1 माइनस E2 बराबर हो जाएगा संगत प्रतिरोधों और संगत धाराओं के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यदि हम ऐसे चलें इसमें इधर को, तो इसमें धारा बह रही है I1, तो इधर की ओर जिधर को धारा बह रही है उधर की ओर ही हम चल रहे हैं, तो I1 इंटू R1 हो जाएगा। और जब हम यहाँ से ऐसे जाएंगे तो I2 धारा इसमें बह रही है लेकिन विपरीत दिशा में, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इधर को, इस तरफ को जा रहे हैं, तो इसमें माइनस लिखेंगे I2 इंटू R2। तो ये समीकरण नंबर 1 बना लिया जाता है। ये पास 1 में समीकरण नंबर 1 हो जाता है। और पास 2 के लिए देखें तो पास 2 में केवल एक ही सेल है और उसी तरफ की धारा ले लेते हैं। तो पास 1 में अगर देखें तो पास 1 में केवल एक ही सेल है, तो E2 बराबर हो जाएगा प्रतिरोधों एवं संगत धाराओं के गुणनफल का योग। तो इसमें धारा दोनों में समान दिशा में जा रही है, इधर धारा जा रही है उधर की ओर ही चल रहे हैं, इधर की ओर ऐसे। तो आ जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R3, I1 प्लस I2 इंटू R3 हो जाएगा प्लस I2 इंटू R2 हो जाएगा I2 इंटू R2। तो इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। इस तरह से समीकरण 1 और 2 के द्वारा हम लोग दो समीकरण मिल जाएंगे। दो धाराएं हमें निकालनी है I1 I2, इस तरह से दोनों समीकरणों के द्वारा धाराएं ज्ञात हो जाएंगी। तो ये है किरचॉफ का दूसरा नियम। अब किरचॉफ के दूसरे नियम, अब किरचॉफ के इन दोनों नियमों को, और यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, इसे वोल्ट का नियम भी कहा जाता है। तो किरचॉफ का सेकंड नियम विद्युत ऊर्जा आवेश संरक्षण नहीं, आवेश संरक्षण पर प्रथम नियम आधारित है और ये जो सेकंड नियम है वह विद्युत ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है सेकंड नियम। तो सेकंड नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो ये है किरचॉफ के नियम। अब हम किरचॉफ के नियमों का अनुप्रयोग सीखते हैं, यानी किस प्रकार से हम लोग किसी
जटिल वैद्युत परिपथ में किरचॉफ के नियम का उपयोग करके उसके विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं को ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक व्हीटस्टोन सेतु बनाते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से समझते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में पहले हम लोग एक सिंपल मेथड से किरचॉफ के नियम द्वारा, फिर हम दूसरे ओम के नियम से भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ए हो गया, यहाँ पर 5 ओम हो गया, और ये बी पॉइंट हो गया, और यहाँ पर 10 ओम ले लीजिए, और यहाँ पर 10 ओम ले लीजिए, और यहाँ पर 5 ओम ले लीजिए, और यहाँ पर 5 ओम। तो मान लीजिए ये कोई सर्किट है, और ये सपोज यहाँ पर जो एक सेल जुड़ा हुआ है, ये 14 वोल्ट का एक सेल जुड़ा हुआ। इस तरह से मान लीजिए कोई परिपथ तो ए बी सी डी। अब हम लोग व्हीटस्टोन सेतु में जानते हैं ए बी के बीच जुड़े प्रतिरोध को P कहते हैं, बी सी के बीच जुड़े प्रतिरोध को Q कहते हैं, और इसको R कहा जाता है, और इसको S कहा जाता है। तो सबसे पहले जो सर्किट दिया गया है, वैद्युत परिपथ जो दिया गया है, उसको हम लोग ये देखेंगे कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो वो संतुलित है कि नहीं। तो संतुलन के लिए हम लोग चेक करते हैं, P/Q पहले निकालते हैं। तो P/Q यानी 5/10 लिखते हैं, यानी 1/2 आ जाएगा। और इसी तरह से फिर R/S निकालते हैं, तो R/S लिखेंगे तो आ जाएगा 10/5 अर्थात 2 आएगा। इस प्रकार देखते हैं कि P/Q नॉट इक्वल टू R/S। तो अगर ये कंडीशन है P/Q का मान R/S के बराबर नहीं है, तो इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, अर्थात असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग ओम के नियम के द्वारा विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं को नहीं ज्ञात कर सकते। तो अब हम लोग यहाँ पर किरचॉफ के नियम से, तो पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि बैलेंस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज की नहीं है। तो ये बैलेंस्ड नहीं है। अब मान लीजिए हमें विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं निकालनी है, और BD में बहने वाली धारा, तो विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा निकालने का मतलब है सारी धारा निकालना। तो मान लेते हैं कि सेल द्वारा जो मुक्त धारा है वह I है। अब I इसमें I1 चली जाएगी मान लेते हैं, तो इधर की ओर किरचॉफ के पहले नियम से इधर की ओर बहने वाली धारा I से घट जाएगी, I-I1 हो जाएगी। और यहाँ पर मान लेते हैं ये I1 दो भागों में बढ़ गई है, इधर की ओर I2 आ गई, तो इधर की ओर जो बचेगी किरचॉफ के पहले नियम से, तो I1 माइनस I2 हो जाएगी। अब ये दोनों धाराएं यहाँ आकर फिर मिल जाएंगी, तो I1 माइनस I2 इधर जाएगी, और ये I2 भी I1 माइनस I1 प्लस I2 हो जाएगी। तो इसमें बहने वाली धारा हो जाएगी I माइनस I1 प्लस I2 हो जाएगी। इस तरह से धारा बनेगी, और ये धाराएं यहाँ पर मिलकर इस संधि पर फिर से यहाँ पर I बना लेंगे। तो इस तरह से हम लोग विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं को बना लेंगे। अब हम लोग किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो पास इसमें एक ये बंद पास 1 में देखते हैं पहले। तो बंद पास 1 में हम लोग लगाते हैं किरचॉफ का सेकंड नियम पास 1 में। तो पास 1 में सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। तो यहाँ पर जो सिग्मा E है वह सेल का विद्युत भार है, तो पास 1 में कोई सेल नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 0 लिख लेंगे। और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं इधर की ओर, तो यहाँ पर धारा I1 5 में जा रही है, 5 ओम में, तो 5I1 हो जाएगा। फिर इधर को आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 5I2। और जब हम लोग यहाँ से फिर इधर को लौटेंगे, इसको हम लोग पास ABD कह सकते हैं, ABDA इस तरह पास कह सकते हैं। तो अब जब इधर की ओर लौटेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसमें -10 प्रतिरोध इंटू धारा I माइनस I1 होगा इस तरह से। अब इसको ब्रेक कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 5I1 प्लस 5I2 माइनस 10I प्लस 10I1 हो जाएगा। तो इधर पर ये हो गया आपका, ये 5 से डिविजन है तो पहले जोड़ लेते हैं, तो 10I1 और ये 10I1 हो गया,
टर्म में I1 और I2 को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको 2i को अगर इधर लिख लें तो आ जाएगा 3i1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा आपका 2i। इस तरह से 2i आ जाएगा, 3i1 प्लस I2 बराबर 2i। अब इसी तरह से पास 2 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पास 2 में देख लेते हैं। तो पास 2 में आ जाएगा आपका, पास 2 में देखते हैं तो पास 2 के लिए हमारा हो जाएगा पास 2 में आ जाएगा आपका सिग्मा ई इक्वल 0 या सिग्मा ई इक्वल सिग्मा आई आर हो जाएगा यहाँ पर। तो पास 2 के लिए जब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, तो इसमें पास 2 में भी देखते हैं कोई सेल नहीं लगा हुआ, तो सिग्मा ई 0 हो जाएगा, तो 0 यहाँ पर लिख लेंगे और इज इक्वल हम लोग अब यहाँ आएंगे। तो हम लोग इस तरह से चलते हैं पास बी सी डी बी में। पास 2 को हम लोग बी सी डी बी फिर से वहां पहुंच जाते हैं। जैसे इसमें ए बी डी ए लिखा गया था, ए बी डी ए, उसी तरह से बी सी डी बी लिखेंगे। अब हम लोग वहां से चलते हैं, तो वहां पर देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे लिखते हैं। बी से सी की ओर जाते हैं तो 10 ओम में धारा बह रही है I1 माइनस I2, और फिर जब हम लोग सी से डी आते हैं तो धारा बह रही है उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में बह रही है, इसमें माइनस हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में आ जाएगा I माइनस I1 प्लस I2 हो जाएगा। और फिर जब हम लोग डी से डी की ओर जाते हैं तो फिर विपरीत दिशा में धारा बह रही है, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 5I2। इसको ओपन कर देंगे हम लोग, तो आ जाएगा 0 इज इक्वल 10I1 माइनस 10I2 माइनस 5I प्लस 5I1 माइनस 5I2 माइनस 5I2, इस तरह से जोड़ लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 10I1 यहाँ, 5I1 वहाँ, यहाँ पर तो हो गया ये 0 इज इक्वल 15I1 हो जाएगा। और फिर I2 देखेंगे तो 10I2 5I2 15I2 5I2 माइनस के 20I2 और ये आ जाएगा माइनस के 5I। अब यहाँ भी 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3I1 माइनस 4I2 माइनस I हो जाएगा। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी आ जाएगा 3I1 और ये आ जाएगा माइनस 4I2 बराबर हो जाएगा I के। इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को समीकरण 1 यहाँ मिल जा रहा है और समीकरण 2 यहाँ मिल जा रहा है। अब इसमें अगर हम दोनों को हल करें तो जो I1 I2 के मान है वो I के टर्म में प्राप्त होंगे, परंतु I के टर्म में अब हमें 3 चीजें निकालनी, I भी निकालना, I1 I2 भी निकालने हैं, तो हम लोग इस पास 3 को भी ले लेंगे, तब आएगा 3 समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो पास नंबर 3 में अब हम लोग करेंगे, तो पास 3 में देखते हैं यहाँ पर, और 3 समीकरणों के द्वारा हल करके हम लोग I1 I2 को निकाल लेंगे। तो पास 3 में देखते हैं, तो पास 3 में हम लोग लिखेंगे सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। तो सिग्मा E यहाँ पर ये पास 3 है, A B C और इस तरह से E F A कह सकते हैं, A B C E F A पास में। तो यहाँ पर सिग्मा E की जगह हम लोग 14 लिख देंगे, तो इसे इधर पे आ जाएगा 14 इज इक्वल। अब हम लोग ऐसे चलेंगे तो यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आएंगे तो आ जाएगा 10 और ब्रैकेट में हो जाएगा I माइनस I1, और जब हम इधर जाएंगे तो आ जाएगा ये प्लस, क्योंकि उसी तरफ को जा रहे हैं, और 5 होगा तो 5 ब्रैकेट में आ जाएगा I माइनस I1 प्लस I2, इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग और सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा 10I और यहाँ से
और यहाँ से 10 माइनस के 10 I1 हो जाएंगे और यहाँ से माइनस के 5 I1 तो आ जाएगा आपका प्लस माइनस के 15 I1, माइनस 15 I1 माइनस 5 I1 15 I1 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 5 I2। ये अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है 5 से, तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम लोग तीसरा इक्वेशन ले लेंगे और इस प्रकार समीकरण 1, 2 और 3 के द्वारा हम लोग I1 I2 निकाल लेंगे तो सारे खंडों में धाराओं का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे, तो इसको घर में कैलकुलेट कर लीजिएगा समीकरणों को। इसमें पहले दोनों समीकरणों को हल करके हम लोग I1 I2 का मान I के टर्म में निकाल लेते हैं और तीसरे समीकरण में I1 और I2 की जगह रख लेंगे तो I का मान निकल आएगा। तो इस तरीके से निकालिए। इसका हम लोग सरल रूप अभी नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे और सरलता से किस तरह से हम लोग A और C के बीच में कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं और B और D में बहने वाली धारा को ज्ञात कर सकते हैं। इसको अगले वीडियो में बताएंगे।